नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 87 तक हम लोग कर चुके हैं। आज 88 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां कुछ बातें बताऊंगा, इसीलिए यहां पर जोर दे रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, 1 से लेकर के लगभग 50 तक हमने नेशनल इंटरनेशनल सारे टॉपिक जो करंट अफेयर्स के हैं उसको कवर किया। फिर आप लोगों ने कहा सर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स करा दीजिए, वो टॉपिक वो भी करा दिया। फिर अभी देख रहे हैं कुछ हमने क्या इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स में मुद्दे रहे थे वो भी करा दिया। अब यहां से जो 88 से होने वाला है वो आप लोगों के ही डिमांड पर है। आप लोग जैसा कह रहे थे सर एक लेक्चर में एक टॉपिक करा दीजिए, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो, जैसे बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कोई रचनाकार या लेखक हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इन सब सूचकांक हैं, रिपोर्ट है। तो यहां से जितने भी लेक्चर आएगा, यानी कि आज के लेक्चर से 88 से लेकर के आगे तक का प्रीलिम्स के दिन तक का जो भी लेक्चर आएगा वह किसी न किसी मुद्दे को समर्पित रहेगा। तो आज का जो लेक्चर 88 है वह बजट संबंधित सारे टॉपिक इसमें रहेंगे। यानी कि आज के इस टॉपिक को आप देख लेंगे, आधे घंटे जुड़ जाएंगे तो आप समझ लीजिए बजट से सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी होने वाला है। इतना मामला समझ में आ गया? तो यहां से चलना शुरू करें। यहां से जितने भी लेक्चर होंगे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि टॉपिक वाइज उनका रिवीजन हो जाए और एग्जाम के लिए उनके लिए कारगर साबित हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। प्रत्येक दिन 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन लाते हैं, आज भी हम यही करने वाले हैं। और एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन मैं दिया करता हूं वह एक प्रश्न आज का आपके लिए ये रहा, अल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिया गया है, ध्यान रखना है 4 में से कोई एक ही सही होगा। पहले पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ये मैं देखते रहता हूं, आप लोग में से ज्यादातर लोग जो है जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो अब इस प्रश्न का भी जवाब देना है और पहले टॉपिक के साथ अब शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट आ गया ना, तो आज सारे टॉपिक बजट से। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? मामला समझ में आ गया? प्राकृतिक खेती की यहां पर बात की गई है। तो पहले तो आपके लिए जरूरी यह भी हो जाएगा कि प्राकृतिक खेती क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया है, तो आप थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर केंद्रीय बजट 2024-25 देखना है हमें, अगले 2 वर्षों में और कितने किसानों को। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण डेटा आपको बता देता हूं। केंद्रीय बजट 2024-25 जो हुआ उसमें जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, बजट भाषण दे रही थी तो बिहार के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं की गई और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया। तो संभव है बीपीएससी में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि वह पैकेज कितने का रहा। तो अलग से नोट कर लीजिए, इस प्रश्न पे आएंगे। वह 59,000 करोड़ का, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कितने का रहा? 59,000 करोड़ राशि जो है बिहार को बजट में, केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिया गया। बिहार के संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, जैसे एक्सप्रेसवे की बात की गई, जो कहा गया कि 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये सारी चीज आपके जुबान पे होना चाहिए, यहां से पूछा जा सकता है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में यह निर्णय किया गया है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। तो कितने, यहां यही आपसे पूछा था, कितने किसानों को अगले 2 वर्षों में? जवाब है 1 करोड़ किसान जोड़े जाएंगे। और इससे उम्मीद की जा रही है कि एग्रीकल्चर को मुनाफे की खेती बनाई जाएगी और इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न, यह भी बजट का ही है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु, मैंने कहा ना प्राकृतिक कृषि, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संस्थान केंद्र स्थापित किया जाएगा? जो कहा गया कि 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए समुचित व्यवस्था भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, जैव आदान संसाधन केंद्र होने चाहिए। तो इसका भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु जहां
यह कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान को इससे जोड़ा जाएगा। वहीं यह कहा गया है कि 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंकड़ा कितना है? 10,000 और 10,000 बी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा का पैटर्न भी जरा देखिएगा, ये नए पैटर्न का है, तो बीच बीच में 1-2 प्रश्न ऐसा भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होता चले, नए पैटर्न को समझते चले। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जवाब को जो पूछा गया है स्टेटमेंट उसको भी और जो यहां कमांड दिया गया है उसको भी पूरे तसल्ली के साथ पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं, है ना। कथन सत्य है, कई जगह लिखा रहेगा कथन असत्य है, तो वह भी बारीकी से। कथन सही है, कई जगह लिखा रहेगा कथन सही नहीं है, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। कथन सत्य है। अब यहां जब ये कहा गया है तो हमें सबसे पहले फिर ये देखना है, सही उत्तर दीजिए, यह देखेंगे और 2 स्टेटमेंट यहां फिर उस पर आ जाएंगे। क्या है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तो आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि जब केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा था तो वित्त मंत्री जी के द्वारा क्या ये बात कहा गया है कि देश को सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे जो तिलहन फसल है, तो देश को तिलहन पर क्या आत्मनिर्भर करने की बात की गई है? बिल्कुल सही है, ये बातें किया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो यहां पर ध्यान रखिए, जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो यह बात कहा गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देने के लिए कि किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जो है वह भी जारी किया जाएगा। तो यानी कि यह भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पूछा गया था सही कथन सत्य दोनों है, सही उत्तर तो दोनों सही है। सी में 1 और 2 दोनों ही सही है, तो सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए चौथे पर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में एग्रीकल्चर की फिर से बात की गई है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए बजट की जब चर्चा की जाएगी ज्यादा संभावना है कि कृषि से संबंधित जो टॉपिक हैं वहीं से प्रश्न आए। तो ध्यान रखना है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से मीडियम की बात की जा रही है ना, किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? भाई प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा, है ना, झींगा खेती के काम किया जाएगा, निर्यात भी किया जाएगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए फंड की आवश्यकता है, वित्त तो चाहिए ना, तभी तो ये होगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि भारत सरकार कहां से ये वित्त उपलब्ध कराने की बात कह रही है, कहां से ये सब पैसा आएगा? तो आपने एक बैंक का नाम सुना होगा जो गांव वगैरह को बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर वगैरह पर काम करती है, जो समर्पित रूप से, उसका नाम क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड के विषय में इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा इसका नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा ही, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा वित्त पोषण करने की बात कही गई है। 5वें पर आ जाए, क्या है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डीपीआई। इसके विषय में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अपने आप में ही ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको 5 स्टार लगाइए, इसको अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, छोटा सा 5 लाइन की जानकारी इस पर इकट्ठा कीजिए, इसकी मूल बातों को, उतना से काम चल जाएगा, है ना। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया। यह भी नए पैटर्न का ही प्रश्न है ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे लंबे लंबे सेंटेंस देकर के, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर पहले देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है, उसके आधार पर चीजों को समझते हैं। देखिए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई जो कहा गया है, इसके तहत कुछ बातों को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। इसके तहत 400 जिलों, नंबर ध्यान रखना है, 400 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, इसमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। फसल सर्वेक्षण जो किया जाएगा वह डिजिटल माध्यम से, और जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, है ना। तो यह भी ध्यान रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड ये कैसे आधारित रहेगा? तो जन समर्थन आधारित, यह भी जारी करने की बातें की गई है। तो कुछ पॉइंट जो मैंने कहा उसका मैं बता दी हूं, थोड़ा सा अपने तरफ से भी पढ़ लेना है। अब देखते हैं क्या सब बातें हैं। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनके जमीन को शामिल किया जाएगा।
क्या ये बातें यहाँ पर है कि 3 वर्षों तक ये किया जाएगा? तो मैंने पहले एक स्टेटमेंट बताया कि हाँ, इसमें तय समय सीमा जो है वो 3 वर्ष ही रखा गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 4 है, होगा कोई एक ही सही। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट टारगेट रखा गया है 400 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर डिजिटल माध्यम से सर्वे किया जाएगा। तो 400 आप कहेंगे सर आपने कहा 4 में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगा, अभी ही 2 सही हो गए, ये कैसे? आगे बढ़ते हैं। विकल्प देखिए, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा जन समर्थन आधारित। तो आप तो कहेंगे भाई ये भी सही हो गया, ये कैसा? तो चौथे पर चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इनमें से सभी, क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य है? डी भैया कह रहे हैं कि भाई साहब सभी सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही सही है, इसलिए जवाब जो है डी हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? तो विकल्प को सही से देखना है। जैसे यूपीएससी में चीजें विकल्प के आधारित होता है ना, वैसे ही अब बीपीएससी में भी हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। और मेंस वगैरह जब लिखते हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण डेटा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? मौजूदा समय में कितने प्रतिशत भारतीय, अमूमन हम लोग बोल देते हैं कि 70% से अधिक भारतीय एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, 60%, कोई 50% से अधिक बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा समझना चाहिए। सरकार ने इसको लेकर के जो जारी किया है केंद्रीय बजट 2024-25, उसमें कहा गया है कि 45% भारतीय आज भी, यानी कि मौजूदा समय में, वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कितनी आबादी? 45%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें जो बजट भाषण यदि आपने सुना होगा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट भाषण दे रही थी, तो उन्होंने जब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बात किया, तो अपने भाषण के, अपने स्पीच के शुरुआती दौर में ही वो बता दिया उन्होंने कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, जैसे आप जानते हैं इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर में बांट देते हैं ना, जिसमें एक हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, और एक टर्शियरी कहते हैं। तो प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीजों को रखते हैं, सेकेंडरी में हम लोग विनिर्माण की चीजों को रखते हैं, और टर्शियरी में सर्विस सेक्टर को रखते हैं। तो एग्रीकल्चर कहाँ आ गया? प्राइमरी सेक्टर में। तो जब प्राइमरी सेक्टर की बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर क्षेत्र का अगर देखेंगे तो वह 18.1% योगदान है, ठीक है? यह बजट के शुरुआत में ही अगर आप सुनेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 18.1% जो है विकल्प ए में शामिल है, तो वही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 8वें पर चले। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। यह फिर से पूछा गया है। अब यहां पर देखते हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से देखेंगे क्या क्या सही है। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगा। यह देश भर के शिक्षण संस्थान के लिए कहा जा रहा है। 10 लाख रुपए तक के ऋण की बात की जा रही है। अगर शिक्षण संस्थान वगैरह के लिए जो एजुकेशन पर बजट जब स्पीच दिया जा रहा था, सुनेंगे तो ये आप सही पाएंगे, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। 4 में से कोई एक ही सही होगा। पहला हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे धैर्य के साथ। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 वर्ष तक निपुण बनाया जाएगा। कितने? 20 लाख युवाओं को। मामला समझ में आ गया, यानी कि दूसरा भी सही है, ठीक है? आगे चलते हैं। 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, यहां पर आईआईटी नहीं है, आईटीआई है ना, आईटीआई इसकी बात की जा रही है। और यह नहीं है कि खुलेगा नया, नया भी खुल सकता है, लेकिन यहां क्या कहा गया है बजट में? अपग्रेड किया जाएगा, नए कोर्सेज जोड़े जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा, रिसर्च विंग स्थापित किए जाएंगे, वहां पर कोशिश किया जाएगा कि और अधिक प्लेसमेंट कराया जाए। ये सब सारी चीजें हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो आगे कहां? हम डी पर। क्या लिखा हुआ डी में? इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इतना इस तीनों में शिक्षण संस्थान से ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए 9वां पर पहुंच गए। अब हम लोग क्या कहता है 9वां? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ बातें हैं और उस पर हमें विचार करना है, तो देखते हैं क्या सब है। यहां पर कमांड देखिए, उपरोक्त में से कितने विषय पर, ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 जो है केंद्रित है।
बहुत आराम से समझिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफी आने लगे हैं पिछले 2 वर्षों में, बीपीएससी में देखेंगे। फिर से एक बार पढ़ देता हूं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कुछ बातें यहां दिया गया है और फिर आपसे यहां विकल्प दिया गया है। कमांड दे रहा है कितने विषय पर, ये सब्जेक्ट जो है तो कितने विषय पर ये जो बजट है उसका फोकस है, बजट कितने चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो यह देखना है कि क्या बजट में रोजगार की चर्चा किया गया है, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की चर्चा किया गया है। बड़ा भारत युवाओं का देश है और यहां पर आप जानते हैं यदि रोजगार की बातें ना की जाएगी तो फिर उस बजट का महत्व क्या होगा। तो किया गया, कॉमन सेंस भी लगाना है। कौशल स्किल डेवलपमेंट जो है शुरुआत से ही इस गवर्नमेंट की एक सोच रहा है, तो वह तो है ही। और एमएसएमई, अगर आपको इकोनॉमी सेक्टर को बेहतर करना है, आपको अगर छोटे व्यापारियों को बेहतर करना है, आपको अगर यह देखना है कि ग्रामीण स्तर को कैसे मजबूत किया जाए, गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, तो आपको एमएसएमई सेक्टर की चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो यह भी सही है। और मध्यम वर्ग को भला बजट में कैसे छोड़ा जा सकता है, मध्यम वर्ग तो वह वर्ग है जो हर जगह फिट होता है, तो यह भी इसमें चर्चा में रहा है। यानी कि चारों ही विषय पर बजट जो है वह फोकस किया है। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन नहीं बल्कि सभी चार, इस तरह के आने लगे हैं विकल्प, केवल एक, केवल दो वाले। ये यूपीएससी में नया इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद बीपीएससी ने भी ये पकड़ लिया। तो आप लोगों को थोड़ा समझदारी से ध्यान रखना होगा। आखिरी पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर कुछ कहा गया है। उपर्युक्त में से पूर्वोदय योजना इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए। पूर्वोदय योजना बहुत जरूरी योजना है, इसके तहत कितने राज्य को कवर किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इंडिया का मैप लेकर के और उस पे जरा इसको नोट कर लीजिएगा ताकि यह आपको ध्यान में रहे। फिर से कह रहा हूं बहुत जरूरी है, बजट में अगर प्रश्न आएगा तो यह टॉपिक जो है वो बाजी मार सकता है, बाकियों से आगे निकल जाएगा। अब कहा गया है कि ये जो पूर्वोदय योजना है, तो पूर्वोदय योजना के तहत कितने राज्यों को कवर किया जाएगा, ठहर के समझ लेते हैं। पूर्वोदय योजना के तहत क्या क्या चीजें हैं, बजट आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे। सबसे पहले समझ लिए शब्द पर, पूर्वोदय, पूरब का उदय। एक ऐसी योजना लाएंगे जो पूर्वी राज्य जो हैं देश में अवस्थित, वो कैसे बेहतर हो सके, इसको लेकर के काम किया गया है, इसको लेकर के बातें की गई है। तो हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि देश के पूर्वी हिस्से में कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। मामला समझ में आ गया। तो क्या यहां पर देखेंगे, बिहार पूरब में अवस्थित है निश्चित तौर पर, इसके अलावा झारखंड बिल्कुल बगल में है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल वहीं है, और आंध्र प्रदेश भी पूर्वी घाटी में आप देखेंगे, है ना। तो यहां पर ये चीजें जो है चारों के चारों जो है पूरब में है। तो इन सभी चारों राज्यों को फोकस किया गया है, पूर्वोदय योजना के तहत कवर किया जाएगा। केवल एक, केवल तीन, केवल दो नहीं बल्कि सभी चार। तो ये देखा आपने कि ये 10 टॉपिक जो है वह हो चुका है और यह पीवाईक्यू का है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 88 में हमने 10 के 10 प्रश्न जो टॉपिक लाए करंट अफेयर्स के, वह बजट से था, केंद्रीय बजट 2024-25 पर आधारित। और जो मुख्य टॉपिक हो सकता था बिहार के नजरिए से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता, चूंकि एग्रीकल्चर के नजरिए से होता, पूर्वोदय योजना जैसी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होता बिहार के लिए, तो वो सारी 10 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब आप लोग का क्या काम है कि इसको तो रिवीजन करना ही है, थोड़े से चीजों को और समझ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए वो जरूरी हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, प्रश्न का जवाब दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज अब शुरू हो चुका है तो यह ज्यादा जरूरी होगा। अगले कुछ दिनों में, आखिरी एग्जाम के कुछ दिनों में ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इसी वादे के साथ कि फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।